हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। टीवी लाउंज की इस 33 एपिसोड के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट एहसन अतीक। और आपको पता है कि टीवी लाउंज में हम लोग डिस्कस करते हैं टीवी ड्रामास को, टेलीफिल्म्स को और ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को। और इस शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे दो को होस्ट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले को होस्ट की तरफ जो के साथ झुकाए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोन। वालेकुम अस्सलाम। तुमने अचानक मेरे पे अटैक कर दिया, मुझे लगा आप अरसलान की तरफ जाओगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम कैसे? तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक? हाँ 90% ठीक है, 10% अभी है, लेकिन वो रिकवरी फेज। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आई लॉस्ट 3 kg इन दिस बीमारी प्रोसेस। माशाल्लाह। एंड हाउ वाज एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस वीक? एवरीथिंग वाज गुड, शुक्र है अल्लाह का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने सेकंड होस्ट की तरफ चलें जी जल्दी बिल्कुल। सो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड होस्ट की तरफ व्हिच इज अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान? मैं ठीक हूँ। हाउ इज योर वीक गोइंग? Very busy. Did you manage the time to see all the dramas? Yes, मैंने इस बार इतना बिजी था कि मुझे था कि मेरे पास आखिरी वाले दिन में कुछ करने को, मतलब लाइक मेरे पास टाइम नहीं होगा ड्रामा देखने का, तो मैंने वीक में 7 देखे हैं इस वीक सारे ड्रामे। So overall मतलब your week was और fine as दिस well. वीक वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ड्रामास। आज हम मेरे ख्याल में ये इकट्ठे ही इस चीज से एग्री करते हैं कि इस वीक जो ड्रामा थे वो सारे ही तकरीबन अच्छे थे, अच्छे एक्सेप्ट एपिसोड्स थी। फ्रॉड। हाँ लेकिन ईद के बाद अच्छा एक रिवाइवल हुआ। हाँ बहुत अच्छा रिवाइवल हुआ। यस यस। सो डिस्कस करें ड्रामास को। तो आप लोगों को पता है शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले मून से पूछते हैं कि हमारे पास ड्रामास कौन कौन से हैं। तो मून बताइए। हमारे पास सबसे पहले बख्तावर की एपिसोड 1 है, फिर हमारे पास दुश्मन है, फिर हमारे पास हब्स है, चुराहा है, वहम है, मेरे हमसफर है और फ्रॉड है। कोई रह तो नहीं गया? बादशाह बेगम। बादशाह बेगम रह गया। देखो मेरा देखने में भी रह गया था, मैंने एंड पे देखा था बादशाह बेगम यार। अभी आप भी देखा? मैंने कल देखा है। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग ड्रामा को डिस्कस करें व्हिच इज बख्तावर। ओके। सो सबसे पहले हम लोग संडे को सिंस ये शूट होता है हम लोग बख्तावर का एपिसोड नंबर 1 डिस्कस करेंगे। एपिसोड नंबर 2 नहीं कर सकते क्योंकि हम संडे डे टाइम को कर रहे होते हैं, तो बाय द नाइट ये ड्रामा ऑन एयर होता है। तो हम लोग सबसे पहले एपिसोड 1 को करते हैं और एपिसोड 1 के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अरसलान के पास। अरसलान, हाउ वाज बख्तावर? बख्तावर द फीमेल परिजाद। Okay, the people are calling it a female Parizad, but I don't think so. ये एक्सेप्टेड स्टोरी है और थोड़ा अलग इसका एक प्रेमिस है, बट कुछ चीज़ें रिलेटेड है परिजाद से, लाइक उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़ें जो हम देखते हैं वो होगा। और कमिंग ऑफ एज बोलते हैं इसे, इस जॉनरा को, कि वक्त के साथ साथ चीज़ें ढलती जाएंगी और इसे होगा। बट अगर मैं फर्स्ट एपिसोड के एतबार से देखूं तो फर्स्ट एपिसोड वाज वेरी फास्ट। इतनी फास्ट पेस पे थी, इतनी फास्ट पेस पे थी। हमें इस तरह की पाकिस्तानी ड्रामा देखने की आदत नहीं है, आवाम को भी नहीं है, और प्रॉपर क्लैरिटी के साथ भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद पता लगता था इसका एक भाई भी है, फिर एक बार पता लगता था उसके चाचू का भी एक बेटा है जो डिसेबल्ड है, मामू का भी एक बेटा है। और फिर द थिंग इज, एक चीज़ मुझे फ्लॉ लगती है, वो झुमके छुपा के रख रहे हैं, हालांकि उनको ये भी नहीं पता है 5 साल से उनका फादर नहीं आया। तो फिर उस पर इस चीज़ को इतना एम्फेसाइज करने की क्या ज़रूरत थी कि ये झुमके छुपा के रखो, तुम्हारा बाप देख लेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो बेच देगा। हालांकि 5 साल से उसने घर में कदम भी नहीं रखा, बहन भी चली गई, उसका 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। तो ओवरऑल किस तरह का लगा आपको? ओवरऑल मुझे बहुत फास्ट लगा था। मुझे लगा था कि ये 1 एपिसोड इसको 3 एपिसोड कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है इस ड्रामे की इन फ्यूचर जाके पॉपुलैरिटी होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि उसमें हुमना की एक्टिंग इज वेरी गुड। सो पॉपुलैरिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये फिर उसका शिकार हो जाएगा, जैसे पॉपुलर ड्रामे ड्रैग का शिकार हो जाते हैं। तो आपके पास बड़ा अच्छा मार्जिन था फर्स्ट एपिसोड को थोड़ा और फैलाने का। तो वो फैला देते तो इससे ये होता कि जहाँ फ्यूचर में आपने ड्रैग करना है तो आपके पास पहले से एक अच्छा मार्जिन होना था। सो वो नहीं किया। बाकी मेरे कुछ सवालात हैं, क्या रोटी बिस्किट से ज़्यादा महंगी होती है? मतलब रोटी बिस्किट से ज़्यादा महंगी होती है? नहीं, बख्तावर में है, वैसे नॉर्मली नहीं। वो उसे कहते कि रोटी तो है, मैं तुम्हारे भाई के लिए बना रही हूँ तो तुम बिस्किट खा लो। तो ये वो वाली बात थी कि वो एक फ्रेंच एवोल्यूशन में एक क्वीन ने कहा था, ठीक है, लोग रोटी के लिए क्यों, रोटी अगर नहीं खा सकते तो केक खा ले। तो वो मुझे बात बड़ी लेम सी लगी। मतलब ये ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया को पता है। तो इसके अलावा एक्टिंग वाइज जहाँ मैं बात करता हूँ तो मुझे अदनान शाह टीपू की एक्टिंग अच्छी लगी, और उसकी जो मामी थी वो थोड़ी कैरिकेचरिश कैरेक्टर था, बिल्कुल ऐसा वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव उन्होंने करके दिखा दिया, तो वो थोड़ा ऑड लग रहा था। बट थप्पड़ जस्टिफाइड था जो उसको पढ़ा।
हाँ, जो उसको अदनान ने मारा, मुझे उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम फील हुई क्योंकि वो वहाँ पे रिक्वायर्ड था ताकि उनको एक ड्राइविंग फैक्टर हो वहाँ से भागने हाँ, का, बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे तो हमारी अब दाल नहीं गलने वाली, तो हम अब निकल पड़ते हैं। सो मच हैपनिंग। आपको एक लव इंटरेस्ट भी दिखा दिया, उसकी एक अनकम्प्लीट लव स्टोरी भी दिखा दी, फिर इसके अलावा घर के हालात भी दिखा दिए, एक टॉक्सिक फादर भी दिखा दिया, मजदूर एक भाई बहन भी भी दिखा दिखा दिया, दी, मजदूर बहन भाई भी दिखा दिया, Too much लाचार for first अम्मा भी episode. दिखा दी और लाचार अम्मा को घुमा भी दिया। हाँ। सो मेरे लिए मुख्ताबर आखिरी 5 मिनट इज वेरी गुड, बिफोर दैट मैं शायद इस ड्रामे को देखना छोड़ भी देता। टू मच फॉर फर्स्ट टू मच फॉर फर्स्ट एपिसोड और मेरे लिए इतना एंगेजिंग नहीं था, Alright, लेकिन आखिरी 5 मिनट से जो पेस पकड़ी है, लेट्स सी अभी क्या। ऑलराइट सो अब हम लोग चलते हैं मून के पास। मून, बिफोर टेकिंग योर रिव्यू, मुझे ये अच्छे से पता है कि यू आर अ फैन, ओ बारिश हो रही है, यू आर अ वेरी गुड फैन ऑफ यमुना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप यमुना का क्राफ्ट बहुत फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मेरा आपसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन है अलोंग योर रिव्यू कि मुझे प्लीज यमुना के बीच के बारे में प्लीज बताइए। यह यमुना की एक्टिंग अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है। मैं मुझे सिर्फ एतराज मिला कि इस चीज़ पे कैरेक्टर वेल रिटन नहीं है। ठीक है। इस ड्रामे में जितने भी कैरेक्टर आप देख लो ना, कोई भी कैरेक्टर वेल रिटन नहीं है। मतलब जैसे आप बख्तावर की ही बात कर लो, बख्तावर कहती है कि मैं जो बंदा कलम थामता है उस बंदे का क्या काम मेहंदी लगाने से, लेकिन वो मेहंदी भी लगा लेती है, फिर वो झुमके भी पहन लेती है, शादियों पे नाच भी लेती है, लड़के से नैन मटक्का भी कर लेती है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? तूने पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, तो फिर तुम फोकस करोगी अपने गोल पे, तुम इधर उधर नहीं भटकोगी। बख्तावर जो है वो इधर उधर भटक रही है, वो अपने फोकस गोल के ऊपर फोकस नहीं कर रही है, तो कैरेक्टर वेल रिटन नहीं है बख्तावर का, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, बट आई डिसएग्री टू दैट। आई हैव सीन सो मेनी फर्स्ट एपिसोड के लिए थोड़ा ज्यादा जो कि पढ़ाई और ऑब्जेक्टिव भी करना चाहती है, लेकिन उन्हें बनने संवरने का भी उतना बराबर का शौक है। हाँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा बख्तावर के कैरेक्टर पे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसकी बचपन से अपब्रिंगिंग इस तरह हुई एक है ना। अलग ओपिनियन ना, उसकी बहन ने उसकी अपब्रिंगिंग की है, क्योंकि माँ ने तो अपब्रिंगिंग की नहीं है, और बहन जो है वो ब्याह के चले गई है। वो कहते हैं बहन ब्याह के गई है, उसको इतना प्यार है बख्तावर से, अपने मजदूर भाई से, अपनी माँ से, वो आई क्यों नहीं है? मिलने ही नहीं आई। हाँ, मिलने ही नहीं आई। 6 साल से कहती है उसने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी हमारी। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो स्टोरी में मुझे बहुत ज़्यादा फ्लॉड लगती हैं। ये भी फ्लॉड है कि तुम्हारी बचपन की दोस्त की शादी पे तुम जा रही हो, तुमने कभी अपने दोस्त के भाई को ही नहीं देखा सारी ज़िंदगी। एक मतलब शहर में हो तो चलो ये बात मानने को आती है कि तुम्हारी बेस्टी है, उसके भाई को नहीं देखा। तुम गांव में रहते हो, छोटा सा गांव है, उसके अंदर कितने ही ज़्यादा लोग हैं, और तुमने कभी उस लड़के को देखा नहीं, और पहली नज़र में तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है। बाय द वे उस लड़के की एक्टिंग बड़ी अच्छी है। बहुत जैसे ही फर्स्ट एपिसोड आई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको कहते हैं ना हलचल मच गई कि ये कौन है, ये कौन है, तो वो एक मॉडल है, NCA से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अली वसी काजमी उनका नाम है। ठीक है, तो बहुत अच्छे मेरे ख्याल में वो हम टीवी हमेशा नया टैलेंट को लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा टैलेंट का इजाफा हो सकता है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो अच्छा, बाय द वे बख्तावर को प्यार नहीं है, जैसे वो उसको घूर रही है, जैसे उसको देख रही है, मुझे तो लगता है कि उसको चल ठीक है, वो वेल रिटन की वाली बात आ जाएगी। हाँ, मतलब कैरेक्टर नहीं ना वेल रिटन, मतलब तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर रही हो, कभी वो अब कॉन्ट्राडिक्शन है ना यहाँ पे, आपके कोलोफेल में तजाद है। आप कहते हैं कि जिस हाथ में कलम थामना हो वो हाथ मेहंदी नहीं लगा सकते, लेकिन फिर आप वो चीज़ करते भी हो, और फिर आप कहते हो मुझे अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें करने का कोई हक नहीं है। फिर आप कहते हो कि नहीं, मैंने तो सारी ज़िंदगी पढ़ना ही है और मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अच्छा इंसान बनना है, मैंने जो भी उसने लाइफ में करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर्स वेल रिटन नहीं है। बाकी आगे जाके देखते हैं क्या होता है। हाँ, पहली एपिसोड मेरे लिए कोई इतनी खास मुझे नहीं पसंद। डू यू लाइक द एक्टिंग ऑफ हुमा नवाब? बिल्कुल भी नहीं, वही कैरेक्टर था जो उनका हम कहाँ के सच्चे थे में था, जो उनका शुरू से आता है। मुझे तो लगता है कि वही कैरेक्टर। अच्छा, मुझे भी एक्टिंग से थोड़ा इशू। वो हुमा नवाब वही हुमा नवाब है, वो ऐसे ऐसे करके एक्टिंग करना और ऐसे करके डायलॉग डिलीवरी मेरे ख्याल में सेम इनको, क्योंकि मुझे वो केमिस्ट्री ना रेप्लिकेशन लगी, दैट RJ Annie एंड द मदर पार्ट। परिजाद में भी माँ बेटी बनी थी, बिल्कुल वेरी लाइक सिमिलर। वो जो केमिस्ट्री का वो कोई एक यूनिकनेस नहीं थी जो बख्तावर की एक यूनिकनेस होनी चाहिए। इट वाज वेरी लाइक द रेप्लिकेशन ऑफ RJ Annie एंड हर मदर। हाँ, और अगर आप बात करें कि परिजाद का फीमेल वर्जन है, भाई बिल्कुल भी नहीं है। परिजाद का कैरेक्टर बहुत वेल रिटन था, उसको पता था उसने अपनी लाइफ में कहाँ जाना है। जो दूसरे जितने भी कैरेक्टर थे, बबली बदमाश का ले लें, सेठ बहरोज का ले लें, हर कैरेक्टर वेल रिटन था। शायद he was not clear about his फर्स्ट objectives। एपिसोड की अगर आप बात करो ना, तो आप बात कर रहे हो पूरे कैनवस को लेके अब, क्योंकि अब आपको ओवरऑल स्टोरी की बात कर रहा हूं ना मैं। लेकिन फर्स्ट एपिसोड वो परिजाद का भी शायद इतना
मार्जिनलाइज नहीं था। कंफ्यूज था वो, लेकिन उसको पता था कि उसने लाइफ में कुछ करना है। शुरू से वो पढ़ता था, शुरू से वो शायरी करता था, शुरू से वो कॉलेज में जो है या स्कूल में बड़ी अच्छी पोजीशन लेता था, तो उसको पता था कि उसने लाइफ में कहीं बड़ी जगह पे जाना है। No, वो no, तो no, no, eventually no. उसकी I life के- disagree. I disagree. I disagree. But the thing is, आप उधर जो बात कर रहे हो परिजात की, he was not clear about his objectives. लेकिन मेरी But Bkhtavar is very much clear about her goals. जो उसे लेकिन फिर वो करने उस पे हैं. काम नहीं ना कर रही। अभी it's the first चलो episode. ठीक है, It's the okay, first okay, episode. आई थिंक फर्स्ट एपिसोड के लिए ये चलो। मार्जिन मिलना चाहिए। चले अब आप बताइए ऐसे। मेरे I hope आप मेरे criticism नहीं, नहीं, से बिल्कुल वो नहीं कोई करोगे। आप कह रहे हो कि परिजात was very clear. परिजात तो end तक नहीं था clear कि उसको क्या करना है. लेकिन वो तो अपनी कम्प्लेक्शन को लेके नहीं था ना, कि अपने आप ओवरऑल पर्सनालिटी को ओवरऑल लेके। भी हमें तो नहीं पता था ना कि वो अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव करने वाला है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट बख्तावर के केस में शी नोस कि उसको लड़का बन के कुछ अचीव करना है। यू मीन टू से एम्स एंड मोटिवेशन उसके हैं। इन परिजात केस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड होकर लाइफ में बैठा हुआ है। एक चीज पे आप जरूर मेरी पे वो करेंगे, एग्री करेंगे कि उसके कोलोफिल में तजाद नहीं था परिजात के। ओके, यहाँ पे यहाँ पे कोलोफिल आ में पाओ ना, ये अब ठीक है, हाँ, तो ठीक है, ओके ओके, आई ठीक है थिंक दैट्स इट। मेरा ओवर ख्याल टू है यू एहसन की तरफ आते हैं। ओके, अगर ये मुझे काटे ना तो मेरा पूरा हो जाए। नहीं नहीं, मैं मुझे इस तरह लगता है फॉर फर्स्ट एपिसोड इट वाज वे टू फास्ट पेस्ड, क्योंकि एक ही एपिसोड में बाप को भी दिखा दिया, बाप चला भी गया, बहन की शादी भी हो गई। मतलब पहली एपिसोड में इन मिनट्स बहन की बाप ने आके बताया शादी है और वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद सारा अगर मैं देखूँ ना ड्रामा, मुझे इस तरह लगता है बहुत फास्ट फॉरवर्डली गया है। लेकिन शायद फर्स्ट एपिसोड था तो मैं ये मार्जिन दे देता हूँ। लेकिन अगर हम मुझसे ये कहें कि शायद फर्स्ट एपिसोड ने बख्तावर ने कोई झंडा गाड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता अभी नहीं। शायद सेकेंड और थर्ड एपिसोड्स आर येट टू कम, कि पता लगे कि ड्रामा मेन स्ट्रीम जा रहा है या नहीं। एक मिनट में ले लेता हूँ आपका पॉइंट, ले लेता हूँ 1 मिनट ले लेता हूँ मैं आपका पॉइंट। और जहाँ तक बाकी कैरेक्टर्स हैं, मुझे इस तरह लगता है कि हर कैरेक्टर जो है, जहाँ तक जो भी फर्स्ट एपिसोड तक उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपना रंग बड़े अच्छे से, जो एक फ्लेवर है ना हर कैरेक्टर का, वो बड़े अच्छे से उन्होंने वहाँ पे रखा है। अगर आप मामी को देखें तो मामी बड़ी क्लियर रही फर्स्ट एपिसोड में। मामू जो था वो भी उनका बेटा नहीं दिखाया उन्होंने। और बाकी हुमा नवाब का जो कैरेक्टर है, मुझे इस तरह लगता है, यस आई एग्री विद देम, कि हुमा नवाब की जो एक्टिंग है ना वो वही स्टीरियोटिपिकल ही रही। कुछ उन्होंने उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कैरेक्टर वर्किंग नहीं की। अगर हम कहाँ के सच्चे हैं को देख लें, जिसमें वो खाला का कैरेक्टर करी थी, या इसमें परिजाद में मदर का कैरेक्टर करी थी, एंड देन यहाँ पे, तो मुझे इस तरह लगता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटी है जो आई है। और यस, वो जो डियो था उधर परिजाद में, वही डियो आपको तकरीबन यहाँ पे फील हुआ है विद द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हाँ, बस कपड़े चेंज हाँ, दैट्स अ सेपरेट थिंग। आपका पॉइंट ये जो आपने कहा कि बख्तावर ने झंडे नहीं गाड़े, वो गाड़े हैं। जो घर से भागना एक उसके ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। मतलब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नहीं, एपिसोड, उसका मतलब है कि हाइप नहीं ना उस तरह से आई। ओके, मतलब अच्छा आप कह रहे हैं कि बख्तावर ड्रामे ने क्यों झंडे नहीं गाड़े। अच्छा, आई थिंक आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो, बट बख्तावर ने पहले एपिसोड में झंडे गाड़ दिए। जिस तरह आपको याद हो, मेरे हम कहाँ के सच्चे हैं दिखा, बचपन दिखाया, साथ ही जवानी भी दिखा दी कि वो बच्ची अपने बाप को मरा देख रही है, और अगेन माहिरा खान की तरफ कैमरा, वो एक बहुत एक चीज थी। यस, ठीक है, एग्री। उस तरह इवन से मेरे मुझे हमसफर, हाँ, मेरे हमसफर भी पहली इतना एपिसोड प्यारा बहुत है, अच्छी हाँ, थी। कि वो बहुत हाला अच्छा। बच्ची दिखाई गई है, एंड देन द लाइफ चेंजेस। तो मुझे ऐसा लगता है बख्तावर में हालांकि चीजों को बहुत फास्ट फॉरवर्डली रखा गया, लेकिन थोड़ा सा जरा डिसएंगेज हो गई चीजें, है ना। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद इस एपिसोड में अभी सेकंड थर्ड में मार्जिन है अचीव करने का। बाकी जो यमुना आर्मी है, जो कि यमुना से प्यार करते हैं, उनको तो पसंद आएगा ही आएगा। हम भी यमुना की एक्टिंग के बहुत मद्दाह हैं, तो लेट्स सी कि किस तरह से आगे इसको वो लेकर चलते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड ड्रामा की तरफ, व्हिच इज दुश्मन। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं ड्रामा सीरियल दुश्मन की तरफ। और दुश्मन के लिए हम ऑल्टरनेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अरसलान का टेक। अरसलान ऑल्टरनेट करके भी अरसलान पहले मेरे से ही लिया। ओके, ठीक है, हम अच्छा, मैं नहीं देता हूँ। नहीं, अब हम हम इसको तो ऑल्टरनेट कर देते हैं। अच्छा, दुश्मन इस वीक मेरे वो जो टॉप 10 रैंकिंग बनती है ना, जो एक टॉप 10 तो नहीं, कितने ड्रामे, 9 ड्रामे, वो जो मतलब एक मेरी रैंकिंग बनती है, दुश्मन सेकंड नंबर पे था। ऑलराइट, सो मच हैपनिंग। उसने जिस तरह बताया कि वारिस का वारिस मेरे पास है, वो सीन में नादिया अफगन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। स्टोरी एक आपको उसने पकड़ लिया है। अब आप बिल्कुल आप दुश्मन की वर्ल्ड में घुस गए हैं। इसके अलावा अब मुझे शुरू में प्रॉब्लम आती थी, जो समीन है, समीन
समन अंसारी जो कि माई लाली कर रही हैं। शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी उनसे, वो बादशाह बेगम टोन आती थी, बट रिसेंटली मैंने बादशाह बेगम का एपिसोड देखा और वो देखा तो वो देयर इज सम डिफरेंस, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। इस दफ़ा मैंने ये चीज़ और नोट की, उन्होंने अपने कल्चरली चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड की हैं, सराइकी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, लूज कर एक दो वर्ड थे सराइकी के, वो आपने मुझसे पूछे कि इनका क्या मतलब होता है तो मैंने आपको बताया था। सो मुझे वो पार्ट बड़ा अच्छा लगता है और वो कंसिस्टेंट आप कह सकते हो कि वो भी हैं, एक्सेंट्स भी कंसिस्टेंट है जिस तरह वो सराइकी बोलते हैं। ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम मेरे लिए इस वीक, हर चीज़ ठीक है, शूटिंग तो मैं अब कितनी दफ़ा तारीफ़ करूं, बट मेरे लिए दो प्रॉब्लम्स हैं। एक जो लड़कियों के कैरेक्टर्स इस दफ़ा हैं वो मुझे इतने नहीं लगे। द थिंग इज़ कि जितना कल्चर आप दिखा रहे हो ना, वो कल्चर के साथ मर्ज नहीं होती। एक वो ससी एंड सोनी वो दोनों मर्ज नहीं होती। लेकिन इस एपिसोड में इनकी एक्टिंग जो है वो आपको टोन, उनकी जो टोन आप ओवरऑल सेट कर रहे हो नहीं मैच करता है। एंड द सेकंड पार्ट इज वो जो अंधे का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम रहेंगी, हमेशा रहेंगी, इस बार भी रहेंगी। और कुछ बातों में मुझे इसे रियलाइज भी हुआ कि जैसे उसने ऑलरेडी बताया हुआ नहीं था कि मेरे पास वारिस का वारिस है। नहीं बताया था, नहीं इनको नहीं पता था। अच्छा खैर, वो इस दफ़ा उन्होंने बताया। फिर वो जिस तरह वो पैसे देते हैं, वो उनको पैसे कौन देता है, ये वाली बातें मेरे लिए बड़ी क्वेश्चन मार्क थी एज ऑडियंस, कि जिस तरह वो जो ये पैसे रख लो, ये कर लो, उनके पास पैसे कहाँ से आए। सो ये एक चीज़ है, क्योंकि उनको तो वो बड़ा उन्होंने ढक के रखा हुआ है ना, तो वो ये एक चीज़ मेरे लिए थी। एंड जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एंड जब उन्होंने कहा कि अगर बेटी हुई तो तुम वापस रानीकोट जाओगे। शॉकिंग है ना, आपको वो बहुत शॉकिंग एपिसोड में कुछ ना कुछ मतलब दिखाया गया है कि ग्रे कैरेक्टर्स हैं। लाली सॉरी माई, कौन सी है माई लाली नहीं, दूसरी वाली मलकानी बीबी का कैरेक्टर इज वेरी ग्रेट। सो दैट्स इट। इनफैक्ट एक सीन ऐड करना मैं चाहता हूँ, एक लास्ट सीन जो वो बेटे का, वो जो उनको डाइनिंग टेबल के ऊपर वो जो एक उनको हाँ जी विजन फ्लैशबैक, वो उधर उनकी एक्टिंग बहुत प्यारी थी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दुश्मन के लिए मून का टेक लेने। जी मून, आप बताइए। मुझे भी दुश्मन बहुत पसंद आया इस हफ्ते, और अरसलान भी तारीफ़ कर चुके हैं। नादिया अफगान की जो एक्टिंग है, मुझे लगता है कि वो एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है। ठीक है, वो हर कैरेक्टर पे काम भी करती हैं और उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। हाँ लेके जाती है। जैसे इन्होंने सराइकी की बात की अरसलान ने, तो हाँ सराइकी एक्सेंट सब में है, लेकिन उन दो लड़कियों में नहीं है। रोज़ की एक्टिंग मुझे बिल्कुल अब पहली एपिसोड में ठीक थी, पहली एपिसोड जब वो आई थी, मतलब जो लास्ट एपिसोड जिसमें उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, अच्छी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना उनकी एक्टिंग का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। अब आप देखें कि मलकानी बीबी उसको बताती है कि तुम्हारे भाई की ये बीवी है और शी इज़ एक्सपेक्टिंग एज वेल। उसके बड़े ठंडे एक्सप्रेशन, रियली आप ये कह रही हैं, ये हो गया वो हो गया, मुझसे हजम नहीं हो रही फिर रोज़ की एक्टिंग इन एपिसोड्स में जाके। बाकी अगर बात करें आप नादिया अफगान की तारीफ करते हैं, समन अंसारी की, तो सपोर्टिंग कास्ट की तारीफ आप नहीं भूल सकते। नैयर एजाज जब उनको उसके कमरे में लेके जाते हैं ससी के, आप देखेंगे कि फोकस है नादिया अफगान के ऊपर और सबीका इमाम के ऊपर, पीछे नैयर एजाज खड़े हैं। आप ब्लर में देख सकते हैं कि उनके हाथ ऐसे कांप रहे हो, ऐसे हाथों को कर रहे हैं जैसे आप बेचैनी में नहीं करते अपने हाथों को। तो वो एक एक्टर की और एक कैरेक्टर की खूबसूरती है। बिल्कुल, तो वो दिखाया गया, वो भी बड़ा खूबसूरत था। बाकी स्टोरी इंट्रीगिंग है, तो और मेरे ख्याल में भी मेरा ये तीसरे चौथे नंबर पे फेवरेट ड्रामा आता है। दैट्स इट अबाउट दुश्मन। दुश्मन का एपिसोड मुझे भी बहुत बेहतरीन लगा, बल्कि मुझे नायला जाफरी को मैंने मिस किया। हाँ, नायला हमने भी किया। मुझे ऐसा लगता है दुश्मन मेरे लिए फॉर नंबर 1 होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल मैं इस ड्रामे से देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से इसने अचीव किया। और अगर सस्सी के कैरेक्टर की बात करें तो सस्सी का सिंस क्लाइमैक्स ही अब आया है, जब उसको ट्रूली एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वो एक्टिंग बहुत अच्छी थी। एंड सो एज अगर आप सिर्फ सस्सी और मलकानी की एक कॉन्वर्सेशन देखें तो बहुत प्यारी है। तो इस तरह लगता है कि जिस तरह नादिया अफगान ने वाकई उनको ओन कर लिया है एज वारिस। बिल्कुल, उसने गले लगाया जब वो कितना प्यारा, वो बहुत प्यारा लगा, क्योंकि नादिया अफगान ने बड़ा स्टिफ अपने आप को रखा एंटायर दी एपिसोड्स, लेकिन इसमें बड़े अच्छे से उन्होंने मेल्ट डाउन किया। लगा कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, मशीन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है हर कैरेक्टर जो है ना, वो दुश्मन का बड़े अच्छे से अपने आप को उसने जोट डाउन किया है, और फेज बाय फेज उन्होंने अपना एक ट्रू टेक्सचर जो है वो बड़े अच्छे से दिखाया, और समहाउ स्टोरी में बहुत अच्छे से एड किया है हर टेक्सचर ने उसको। सो आई थिंक आई लव्ड दुश्मन एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ड्रामा जो है मजीद हाइट्स को अचीव करे। सो अब हम लोग चलते हैं थर्ड ड्रामा की तरफ, विच इज हब्स। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं ड्रामा सीरियल हब्स की तरफ।
और हब्स के लिए अब हम सबसे पहले लेते हैं मून का टेक। यार हब्स तो दिल जीत लिया है, मतलब हब्स हर एपिसोड के साथ ना अपने आप को इंट्रीग करता जा रहा है बेटर और हाँ आपको लगता है कि इट इज वन ऑफ बेस्ट ड्रामा जो आजकल चल रहे हैं, ठीक है। एपिसोड वाइज अगर आप देखें इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ, जिसमें सबसे पहले तो जो बानो है उसने अपनी मदर को ऐसे कन्फ्रंट किया कि आपने अपनी बेटी को सेल कर दिया है, आपकी बेटी को पता है कि आपने 75 लाख में उसको सेल किया या जो भी है। वो एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी आयशा बेचारी दुख हुआ मुझे, बेचारी सुहाग रात पे वो लेटी लेटी सो गई बेचारी, शो रहा है नहीं सारा। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ का वो बदला ले रही है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाके उसको कहती है कि मुझे तो लगा कि आपने मुझे बीवी समझा नहीं है, मतलब बीवी समझने का क्या मतलब है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आयशा जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है मेरे ख्याल में वो जस्टिफाइड नहीं है। उसके कैरेक्टर के हिसाब से मुझे लगता है कि आयशा थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही है। मतलब जरूर आपको आपके हस्बैंड ने कहा है, आपकी सास भी पहले कह रही है कि क्या तुम ऑफिस आर यू श्योर यू वांट टू गो टू। सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा कि हमने दोनों बहनों को साथ एक्टिंग करते देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा इरसा गजल को और उष्णा शाह को। लेकिन आयशा अब ऑफिस से निकली है, अपने ससुराल जाने के बजाय माँ के घर चले गई है। मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आयशा जो है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। तो मुझे ये लग रहा है कि आयशा ने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया है, उसको ये करना नहीं चाहिए था। उसको चाहिए था कि सिचुएशन को हैंडल करती है एक तरीके से, बात करती बासित से, बासित जब घर आता या उसकी माँ से बात करती और फिर कोई इस तरह का डिसीजन लेती कि नाराज़ होकर अपनी माँ घर ही आके बैठ गई है। तो लेकिन लेट्स सी आगे क्या। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ है कि आयशा को पता तो नहीं है कि उसकी माँ ने उससे 75 लाख लिए हैं। तो वो तो ये समझ रही है कि मैं एक मतलब अभी भी सपोर्ट करना ही हूँ, हाँ, और मैंने अभी भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। उसको नहीं पता कि वहाँ से भी सपोर्ट आ रही है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑलराइट सो अब हम लोग चलते हैं हब्स के लिए अरसलान के रिव्यू की तरफ। अरसलान ओके, हब्स जो था मेरे लिए नंबर 1 ड्रामा है इस वीक का। और आई थिंक आगे भी शायद रहे। सबसे पहले जो तारीफें बनती है मैं वो कर दूँ। नंबर 1 फिरोज खान की एक्टिंग। हमने उनको उनके नॉर्मल जो किरदार वो प्ले करते हैं उनसे हट के एक्टिंग देखी है और हमें उनकी रेंज पता लग गई है कि वो सॉफ्ट नेचर के कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं और हल्की फुल्की, मतलब लाइक जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट चीज़ों को नहीं करना तो वहाँ पे फिरोज खान अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। इसलिए हब्स की टीम को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने फिरोज की ये साइड दिखाई। और सेकेंडली ड्रामा अब ट्रेंडिंग पे भी जा रहा है, इससे पहले नहीं जा रहा था। एंड इसके अलावा जो एक सीन इन्होंने जिसकी बात की उष्णा की और इरसा गजल की, तो उन्होंने बहुत बात कर ली तो मेरा कहना ज़रूरी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि इनिशियली मुझे भी लगा कि आयशा का जो रिएक्शन है वो ओवर रिएक्शन है, लेकिन जब मैंने उस बात में देखा, बल्कि हमने डिस्कस भी किया कि इट्स अ ओवर रिएक्शन। बट द थिंग इज़ कि आप ये इस चीज़ को ये भी समझें कि आयशा के दिमाग में क्या चल रहा है। आयशा के दिमाग में वो विजन चल रहा है कि ये किसी दिन भी आके मुझे तलाक दे देगा, तो मुझे इस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए भी वो ऑफिस गई और इसलिए भी, और जिस तरह से उसको फर्स्ट डे ट्रीट किया उसको पता लग गया कि मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट होने वाली है। उस ट्रीटमेंट को देखते हुए आयशा ने ये डिसाइड किया कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, और अगर ऑफिस ना गई और उसने अपने आप को इन आसाइशों का आदी बना लिया तो उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो नहीं जानती कि उसकी फैमिली उसके इवज वो पैसे ले चुकी है जो उस शादी के थ्रू वो मतलब उनको मिले हैं। इसके अलावा जो है मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा कि जो उसने चेक चुराया और फिर वापस भी दे दिया। उसकी कोई रेलेवेंस ऐसे मुझे पता नहीं लगी। माँ को तंग करना यानी कि वो सीन को थोड़ा एक्सटेंड किया गया। वो माँ के साथ वैसे डायरेक्टली भी कन्वर्सेशन जो थी वो एक दिखा सकते थे, उसके लिए एक सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा दैट्स इट। बासी देखो सीसीटीवी पे सब देख रहा होता है ऑफिस में क्या हो रहा है। उसने उस लड़के को भी कहा कि तुम इस फ्लोर पे काम नहीं करोगे, और आयशा को देखते ही फौरन उसने बुला लिया कि आ जाओ भाई ऑफिस में। आई थिंक मैंने काफी बात सही। हब्स की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है हब्स में दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत इस बात दिखाई गई। एक ये कि जो कपल्स के बीच, ऐसे कपल्स जिन्होंने शादी से पहले एक टाइम स्पेंड ना किया हो, उनके बीच जो एक आइस होती है ना, वो यहाँ पे दिखाई गई। जहाँ बासित अपने दोस्त को कह रहा होता है कि ठीक है शादी तो हो गई, लेकिन मैं अंदर जाके उससे अब कहूँगा क्या, बात क्या करूँगा, और वो अंदर जाकर कहता भी है। आप ये भी ध्यान में रखें कि बासित को शादी में भी इंटरेस्ट नहीं है, सो ही डोंट नो कि उसको कन्वर्सेशन स्टार्ट भी कैसे करनी है या इस रिलेशनशिप को की शुरुआत भी कैसे करनी है। मुझे ऐसा लगता है सो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आयशा को भी नहीं है
तो इसलिए भी जरूरी है इस तरह से भी समझना आयशा का रिएक्शन आपको तब ज्यादा समझ और ये नॉर्मल लोगों की भी एक वो ट्रांसलेशन हो जाती है उस इमोशन की जिन्हें नहीं पता कि ठीक है हमारी शादी तो करवा दी है, अब कॉन्वर्सेशन शुरू कहाँ से करें, ठीक है, क्योंकि ड्रामों में हमें यही दिखाया जाता है वो कमरे में गए, उन्होंने एक अंगूठी दे दी, तोहफा दे दिया, जी यहाँ से बाशिर हो गए, मेरे घर वालों का बड़ा ख्याल रखना, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऑन अ ट्रू कैनवस दिस वाज ट्रू कि बात क्या करें, कैसे करें। फिर सेकेंडली जब आयशा को ख्वाब आता है कि वो उसको डाइवोर्स के पेपर दे रहा है और वो एकदम उठ जाती है और फिर उससे कहती है आप मुझे कुछ देने आए हैं, तो मुझे वो एक चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी कि वो जो एक डर उसके दिल में बैठ गया है कि मुझे अब तलाक दे देगा, कहीं ना कहीं वो उसके बारे में बहुत कंसर्न है उसको लेके, लेकिन द वे फिरोज ट्रीटेड हर वाज वेरी अमेजिंग, वेरी ब्रिलियंट, जब वो तैयार होते हैं एंड एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऑफिस वाला जो रिएक्शन है मुझे इस तरह लगता है शायद वो थोड़ा सा ओवर द टॉप था, लेकिन अगर मैं आयशा के कैनवस से देखूँ तो यस, शादी उसने की ही सिर्फ एक पर्पज़ के लिए थी कि बासित को हेल्प किया जा सके, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे कांस्टेंट रही कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और हर तरह से करना है। और जहाँ तक बासित को उसने वो पॉइंट बताया, थोड़ा सा ऐड कर लूँ, आपकी बात और खूबसूरत हो जाएगी। और उसको ये, और वो जिसके माशरे से आती है उसको तलाक मिल गई तो वो अभी से दिमाग में सोच रही है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो वो रोना इज वेरी जस्टिफाइड। यस, और प्लस बासित को जिस तरह से उसने बताया कि आपने मुझे इसी चीज से पसंद किया था कि मुझे अपनों का बहुत ख्याल है, तो मुझे इस तरह लगता है एवरी पार्ट इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन, जस्टिफाइड है। हाँ, लेकिन जहाँ तक वो एक सबसे छोटी बहन जो है उसका और जो उसके वो ऑनगोइंग बॉयफ्रेंड का वो जो एक डायलॉग है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है कि वो जो लड़का है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है उनको डिपिक्ट कर रहा है वहाँ पर। हाँ, लड़की के दिल में शायद चोर हो सकता है, लेकिन लड़के के दिल में मुझे नहीं लगता अभी तक कोई चोर है, क्योंकि वो बड़े लड़की थोड़ी सी लालची है। लड़की तो शुरू से लालची। हाँ, बाकी एवरीथिंग आई थिंक हब्स के बारे में एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम चलते बस अब बानों को काम शुरू कर देना चाहिए exactly, ताकि वो भी आयशा कितनी देर ऑफिस से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, विच इज बादशाह बेगम। तो बादशाह बेगम के लिए हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं अरसलान का टेक। अरसलान प्लीज बताइए। सो बादशाह बेगम वाज मेरे लिए डे बाय डे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब एक तो उसने कहा कि आपने वो कन्वर्सेशन देखी गुलनार की, तारा की और उसकी, तारा की, मेरे तो चलो जिंदगी में मसला था ही था नाम बदलने वाला, वो भी भूल गए। कहती उसने कहा था कि शाहजेब हमें बचा लेगा, लेकिन उसने कहा शामिर हमें बचा लेगा। तो वो एक बड़ा एक शॉकिंग पॉइंट था। मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाती है क्या कह रही है। मतलब ना उन्होंने एडिट में देखा ना डायरेक्टर ने देखा, तो इट मींस कि डायरेक्टर कितना सीरियस है ड्रामे को लेके, ये आपको समझ लगेगा। सेकंड थिंग जो मुझे इस दफा बहुत बुरी लगी, दैट खंजर वाला सीन, उसको जो दिखाया बख्तियार की माँ को, बड़ा मजा आया था मुझे। नहीं, दैट वाज वेरी फिल्मी एंड ड्रामेटिक, ऐसा ड्रामेटिक जो आंखों को चुभ रहा है। सो दैट वाज वेरी बैड। बट द थिंग इज जो एक केमिस्ट्री मुझे जुलेखा में और शाहजेब में नजर आई वो बहुत ब्यूटीफुल थी। चाहे उनका बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है, बट बड़ा खूबसूरत था और जुलेखा ने एक्टिंग भी अच्छी की है। इनफैक्ट जब उनके घर में वो भी आता है कि तुम गुलनार आती है उनके घर, तब वो वाली जहाँ वो कहती है तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे सलामती पेश कर रही हो, तो वो भी बड़ा खूबसूरत सीन था। बट अभी डायनामिक्स क्या होने वाले हैं वो मुझे नहीं पता। जैसे अब वो उसने मुरीद भी बना लिया, मुरीद अब वापस भी चला गया। डायनामिक्स क्या होने वाले हैं हमें पता ही नहीं है। 19वीं एपिसोड आ गई है, मुझे अब क्या रह गया बादशाह बेगम में? क्लैरिटी मेरे लिए खत्म हो गई। अब आशा बेगम, मुराद को कोई नहीं पकड़ रहा, उसने हालांकि सीडीओ में उसके साथ जो भी किया, गुलनार वहीं से ही चेंज हो जाए कि उसको पता लग जाए कि मुराद को और बादशाह बेगम का आपस में सही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो गुलनार पता नहीं क्या कर मुकर जाएगी। अब मोस्ट कंफ्यूज कैरेक्टर इन दिस एंटायर सीरीज इज गुलनार। मतलब अभी यहाँ पे अब गद्दी जो है एक सवालिया निशान बनी हुई है, और उस बंदे की यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है, यानी कि यासिर हुसैन। यासिर हुसैन की इतनी खूबसूरत आपने बिगिनिंग की और उनकी सब चीजें दिखाई, लेकिन यासिर हुसैन का अभी करंटली कहीं नाम नहीं है। और कैसर हवेली जितनी खतरनाक दिखाते हैं उन्होंने कोई चीज की भी नहीं। तारा भी खुलेआम फिर रहा है, गुलनार भी खुलेआम फिर रही है, तो कैसर हवेली का वो सारा इम्पैक्ट भी गिर गया। सो बादशाह बेगम वाज वेरी बोरिंग। चलो स्टिल अब देख रहे हैं तो खत्म करना है। ऑलराइट, ओवर टू यू। अब हम लोग चलते हैं मून की तरफ। मून, आप प्लीज अपना टेक बताओ। मैं अपना टेक ये बताऊंगा कि मुझे फरहान सईद की एक्टिंग बहुत खूबसूरत लगी। मैंने कभी ना तारीफ की बादशाह बेगम में भी और मेरे हमसफर में भी, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग लगती थी कि वहाँ बस ठीक एक्टिंग है, लेकिन जो उन्होंने इमोशंस को दिखाया है निकाह के बाद, जब जुलेखा के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है और जिस गुस्सा भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है,
एक लेकिन पछतावा भी है शायद, और कुछ इस तरह के इमोशंस का जिन्होंने अमेलगमेशन दिखाया है मुझे बहुत पसंद आया। और जब वो कहते हैं कि इश्क करता हूँ तुमसे, तो वो इश्क उनकी आंखों में नज़र आया, तो मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगा। फरहान सईद की आप लोग एक्टिंग की कोई तारीफ करते, मैं भी कहूँगा कि जिंदाबाद फरहान पुत्र, मज़ा ही आ गया। वो हो गया। बाकी चपेड़ों की हम हर ड्रामे में डिस्कस करते हैं, ये चपेड़ वो चपेड़। एक बादशाह बेगम ने चपेड़ मारी मुराद को, कोई मज़ा नहीं आया। वो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद मुराद जो है वो चपेड़ खाना नहीं चाहते थे, वो साइड से गुजर गई। अगर आप देखें ना उस चपेड़ को गौर से, तो वो चपेड़ साइड से गुजर गई थी, वो उसको लगी नहीं। मैं ये चपेड़ें अक्सर साइड से गुजर जाती हैं। नहीं, साइड से नहीं गुजरती, अच्छी खासी लगती हैं, और जब लगती तो ठा की आवाज भी आती है। तो बाकी ये है कि ये मैंने लिखा था शामिर हजूर, वो इसने बात कर लिया है, बख्तियार केमी और खंजर की इसने बात कर लिया है। और आई एम सॉरी, बख्तियार केमी की बहुत पैथेटिक एक्टिंग है यार, वो आई एम डन विद इट। हाँ, उज़मा पे एक आप प्लीज फनी कैरेक्टर किया करें। वर्स्ट एक्टिंग आपके आप तक के जितने भी काम दिखे हैं उनमें वर्स्ट जो है एक्टिंग आपने इस ड्रामा में की है। बाकी देखते हैं कि गुलनार मुकर जाती है या क्या करती है आगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे इस चीज़ में ज़रूर है कि आगे गद्दी किसके पास जाती है। हर गद्दी का कोई फ़ायदा नहीं है। बादशाह बेगम इतनी बड़ी बादशाह बेगम है, वो हर चीज़ में बेबस है, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती, तो गद्दी का कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब, इसलिए छोड़ दें। ओवरऑल जहाँ मेरे टेक की बात है बादशाह बेगम की, तो मुझे ये ड्रामा पहले भी बहुत स्पूकी सा लगता था। अब भी मुझे इस तरह लगता है कि कोई बहुत टैबू जो है उसको नहीं इन्होंने ब्रेक किया। एक बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है। मैंने क्वेश्चन पहले भी रेज किया था कि शाहजेब की और पीर कैसर की क्या सिग्निफिकेंस है ड्रामे में, इज़ अनक्लियर अदर देन कि उनका एक एम है कि उनको गद्दी चाहिए है। उनकी लाइफ की कोई चीज़ आप डिस्कस नहीं करते कि उनके साथ लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ उनके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं। बस एक पता है उनको गद्दी चाहिए, और गद्दी लेकर उन्होंने पता नहीं कहाँ चले जाना है, खा जानी है वो गद्दी, नहीं समझ में आता। सेकंड चीज़ मुझे ये पूछनी है कि बादशाह बेगम जो कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और जिस तरह से उसको इन्होंने ऑब्जेक्टिफाई किया कि बादशाह बेगम के हुक्म पे सारा कुछ होता है, उसने अभी तक मुराद को क्यों नहीं पकड़वाया। मेरा ये क्वेश्चन फर्स्ट एपिसोड जब मुराद का वो जो ट्रू फेस था, जब उसको पता लग गया था जहां आरा को, मेरा क्वेश्चन तभी से है कि क्यों मुराद को अभी तक क्यों नहीं। द थिंग इज एहसन, जब से ये वाली बादशाह बेगम बनी है और बादशाह बेगम का बहुत रोब है, क्या डिसीजन लिया है तुमने अभी तक? एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन है। सिंस द डे ऑफ जब से तुम बनी हो बाज, तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो किस तरह से मनवाया है? हाँ, मतलब जो समन अंसारी वाला बादशाह बेगम का टेन्योर वो वेरी स्ट्रॉन्ग, वो देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और आपको फील होता था कि वाकई बादशाह बेगम की एक प्रेजेंस है जी। यहाँ पे मुझे वो फील नहीं होता जहां आरा के कैरेक्टर के अंदर। तो मुझे इस तरह लगता है कि क्यों जहां आरा ने अभी तक मुराद को नहीं पकड़वाया इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती थी, नहीं हुई, बल्कि उससे चीजें खराब हो गई, और वो खराब इस हद तक हो गई कि शामिर की आगे की जो मैरिड लाइफ थी वही सारी खराब हो गई। बाकी मुझे इस तरह लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो हम लोगों को उम्मीद थी वो शायद उस तरह से पूरी नहीं हुई, कि किन्हीं कैरेक्टर्स को किसी पॉइंट पर लाके छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ा कि उसको बिल्कुल भी आगे परस्यू नहीं किया, और किन्हीं कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम करके दिखाया कि वो बहुत छोटी नौयत के थे, उनको इतना आगे आने की शायद ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमें एक टाइम से लग रहा था गुलनार जो है वो बाजी पलटेगी, लेकिन वो इतनी गंदी बाजी पलटी कि वो ना ही पलटती तो बेहतर थी। तो मुझे बादशाह बेगम से ये वाली शिकायतें हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, विच इज चौराहा। चौराहा में आपको पता है मैं डिस्कशन का पार्ट नहीं हूँ फॉर सेवरल रीजंस। तो अरसलान और मोम प्लीज कंटिन्यू। जी, कैसा लगा आपको चौराहा? बहुत ही जुल्म हो गया ना। हाँ, ये कुछ ज्यादा हो गया। दिस वाज टू मच। मेरे ख्याल में ऐसा रियलिटी में होता भी नहीं। असद की माँ का रिएक्शन वाज वेरी अननेचुरल। यार मुझे इतनी बुरी लगती है वो औरत, मेरा दिल करता है ड्रामे के अंदर जाके इस औरत को चपेड़े मारूं। और मुझे लगता है कि उसके बेटे के भी अंदर ऐसी हलचल है कि वो भी चाहता है कि मैं अपनी माँ को चपेड़े मारूं। बेचारा मार नहीं सकता क्योंकि उसकी माँ है। उनका फादर अच्छा है ना? हाँ, फादर अच्छा है। लेकिन थिंग इसके 2 एपिसोड थे, लेकिन बहुत फास्ट पेस पे थे। नहीं मतलब लाइक फास्ट नहीं, सॉरी स्लो पेस पे यार। एपिसोड के अंदर एपिसोड के फ्लैशबैक डालने का क्या मकसद है? जियो वालों प्लीज बता दो। टू मच फ्लैश। हाँ, एपिसोड के अंदर उसी एपिसोड का फ्लैशबैक। यस, तो फिर एक एपिसोड कर लो आप, एक और ड्रामा बना लो, इसमें क्या तकलीफ है? और तुम पता है ये जो राइटर है एडिसन इदरीस मसीह, इनके ड्रामे ऐसे अचानक खत्म होते, चलते चलते बंद। ये वही वाले हैं ना जिन्होंने सोनिया हुसैन वाला भी ड्रामा किया था, वो स्किज़ोफ्रेनिया वाला ड्रामा लिखा था, शराब। और उसके अलावा उनका टीवी1 पे भी ड्रामा चला था, वो चक्रीस, याद है आपको?
7 एपिसोड में खत्म हो गया था वो। अच्छा तो अच्छा खैर इसके अलावा जो मुझे चीज बुरी लगी इस दफा वो ये थी कि वो जो पुलिस वाला सारा सीन था, वो जो मिकाल जुल्फकार और पुलिस की कन्वर्सेशन इतना शायराना, शायराना नहीं फिल्मी था, उसको मैं फिल्मी कहूंगा। मुझे कोई 90s की गंदी उर्दू फिल्म लग रही थी, उसमें पुलिस और उसमें ऐसी कन्वर्सेशन होती है। देखो लॉ इज लॉ, आप उसको इमोशंस के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते ना। वो कह रहा है मैंने चोरी की तो बस आप पकड़ लो, और उसने एक बालिग जुर्म कर लिया, नहीं जी तुम ना ये है तो तुम्हें ये लगता है तुम्हें दिल की पड़ी है, क्या कर रहे हो तुम्हें को पता नहीं तुम किसी रोग लगा या तुम कोई कुछ कर। तो आई एम सॉरी, पुलिस की डिपिक्शन इस ड्रामे में बहुत बुरी है। पहले वाले ने हैरेसमेंट की, दूसरे वाले ने शायरी की, तो दोनों ने अपने काम नहीं निभाए, अपना ठीक है, अच्छा काम भी नहीं किया और बुरा काम भी नहीं किया। पुलिस को इन्होंने कोई और एंगल से दिखाया है, पहले उन्होंने हैरेसमेंट वाली सीन दिखाया और अब इधर थोड़ा फिल्मी हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत ऑड था। सेकेंडली खैर उसकी बेटी को अब थोड़ा एहसास होने लग गया है कि अब्बा की जो बढ़ती हुई कुर्बत है टुवर्ड्स शीरी, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है। और इसके अलावा खाला ने रिश्ता मांगा, हाँ जी, और पता नहीं अब्बा ने उसकी तरफ क्यों इतना उसको ना शुरू से ही अपने ससुराल से मसला है सलीम साहब। आई थिंक मुझे सलीम की स्टोरी भी अनफोल्ड होने की जरूरत है। उसकी माँ का कैसे देहांत हुआ वो भी देखना बहुत जरूरी है। खैर मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो मिकाल जुल्फकार की एक्टिंग है। वो अपने कैरेक्टर में फुल जो है घुस के फट चुके हैं, अब तो फट ही चुके हैं। हाँ, तो नाउ इट्स योर टर्न। मेरी टर्न ये है कि भाई पछतावे खत्म नहीं हो रहे, 5-6 एपिसोड्स हो गई हैं, उसको बस कर दें अब। हर एपिसोड में 3-4 सीन जरूर आएंगे जिसमें उसको याद आएगा कि इस लड़की ने ये बददुआ दी थी, इस लड़की ने ये कहा था, इस लड़की के साथ मैंने ये किया, उस लड़की के साथ मैंने ये किया। अब मेरे ख्याल में इस चीज़ पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अब लग भी जाएगा जब उसकी ज़िंदगी में जोया आएगी, जब उसकी शादी जोया के साथ होगी। यहाँ पे वखरा कुदूसी साहब की विवाह चल रहा है। और बाकी ये है कि अब रिश्ता आ गया है, लेकिन वो बड़ी खुश है नायला। हालांकि नायला तो उस लड़के से प्यार करती थी, मुझे नहीं समझ आती शायद वो इसलिए खुश है कि उसकी ज़िंदगी में शायद वो जो एक राज है। खैर एक खबर मैंने आपको बता दी थी कि अरीशा राजी खान जो नायला बनी है उनका रियल लाइफ में भी निकाह हो चुका है, तो उनको इस चीज़ की बहुत मुबारक। अच्छा वैसे एक चीज़ इस चीज़ में इस ड्रामे में और भी कमी है, कैरेक्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। लाइक वी डोंट नो कि अब मदीहा का कैरेक्टर आगे क्या चाहता है, क्या करेगी, बिल्कुल। एंड मिकाल का भी पछतावा हो रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं हो रही उससे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव। सलीम साहब का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर कि उन्होंने सीरीज से शादी करनी है, और कुछ नहीं है। सो खैर मुझे तो खैर वो बहुत, वैसे एक बात बताऊं, मोहल्ले वाले इतने बुरे होते हैं जितने बुरे दिखाए हैं? मेरा ख्याल है कि होते हैं इतने बुरे, इतने लेकिन कुछ लोग बहुत नीच और घटिया साबित हुए हैं। कुछ लोग बीच में अच्छे भी तो थे ना, कुछ लोगों ने कहा भी कि इस तरह नहीं करना चाहिए, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, बहने दे मुझे, बहने दे। लेकिन अरसलान आप ये भी तो एक फैक्ट देखें ना कि वो माँ बेटी बिल्कुल अकेली है दुनिया में, उनका आगे पीछे कोई नहीं है। हो सकता है जो इस तरह जिन औरतों का आगे पीछे नहीं होता हो उनके साथ यही सलूक होता हो, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। बट मेरे ख्याल में चौराहा है तो जस्टिफाइड है, जियो का ड्रामा है तो जस्टिफाइड है। इतना ही मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमको कोई जियो का ड्रामा देख रहे हैं, नहीं तो इतना स्टार प्लस होता है कि वो देखा भी नहीं जाता। आगे चलें? ओके, ऐसे वी आर डन विद चौराहा। ओके, यूपी पहला डन विद चौराहा। तो मुझे बताएं हम नेक्स्ट कौन सा ड्रामा करें? ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, व्हिच इज वहम। हो रहा है इन दोनों को ये वहम है कि इनका ये पार्ट लगेगा, लेकिन चलें हम लोग वहम की डिस्कशन के लिए हमें यकीन है। सबसे पहले चलते हैं अरसलान के पास। अरसलान जी। यार ओवरऑल बहुत सारी रेपुटेशन थी रिश्ते की, जो चीज़ें चल रही हैं वो एपिसोड 1 से चल रही है कि रिश्ता करना है नहीं करना, इवन मंगनी भी होगी, स्टिल उनके अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी है। जिस तरह वो जा कहते हैं आपने मेरी माँ की बेइज्जती की तो रिश्ता नहीं, माफी मांगे। जब सेकंड जो चीज़ें हैं वो वहम वाली एक चीज़ें हर दफ़ा चल रहा है, लेकिन वहम की जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही, जिस तरह वो खेल रही है अपनी सास के साथ। थर्ड चीज़ जो है वो ले पालक वाला सीन हर दफ़ा दिखाना होता है, उसकी बेहुरमती करनी होती है। ये 3 चीज़ों तो कंसिस्टेंट है। जो चीज़ इस दफ़ा वहम में सबसे ज़्यादा तारीफ की काबिल है वो है कैरेक्टराइजेशन। जो चीज़ उन्होंने इस दफ़ा रुखसाना का उन्होंने विजुअली दिखाया है, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग भी की है समीरा नदीम ने, वो बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है। आपको एक कैरेक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फ्लैशबैक्स, करंट सिनेरियोज, और वो क्या क्या उसने नए गेम्स खेलने हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा इस एपिसोड में थोड़ी क्लैरिटी हुई है। और एंड के जो 2 फ्लैशबैक्स हैं उसकी वजह से आप थोड़े हुक्ड भी हो। खैर
ये चीज़ मुझे इस बार ज़रा अच्छी लगी है, जिसकी वजह से वरना वहम छोड़ने काबिल है, वहम को छोड़ा जा सकता है, वो ड्रामा ऐसा नहीं है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इस वीक के बाद ये जो वीक मतलब ये वाली जो एपिसोड है वो मुझे वहम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि Intriguing है। कैरेक्टराइजेशन पार्ट वाज सो गुड, जिस तरह से वो सारा चला है, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला एपिसोड इज ऑल अबाउट रुखसाना का कैरेक्टर, सो इसलिए मुझे पसंद है। अदरवाइज बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लो एवरेज हैं, वो जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो बहुत रेपुटेशन हो रही है ना, वो रिश्ते वाली चीज़ भी और वो जो मैंने 3-4 चीज़ें बोली हैं। एंड एक्टिंग की तारीफ़ करूँगा मैं 2 बंदों की स्पेशली, एक तो सवेरा नदीम की मैंने कर दी, सेकंड शमीम हलाली, वो बहुत रियलिटी बेस कर रही हैं, बिल्कुल एफर्टलेसली वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, सो दैट्स इट। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कशन के लिए चलते हैं मून के पास। जी, मून के पास आते हैं और मुझे लगता है कि वहम का जो जितना भी अमल दखल आ रहा है अम्मा बी के लिए, उसमें सायरा भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि रुखसाना जो है वो रिश्ता लेने गई हुई है। पीछे जब उसके कपड़े गायब होते हैं और जब वो वापस आती कहती है ओ मेरे कपड़े कहाँ गए, और जब वो वापस आती है सायरा आती है तो कपड़े वहीं पे होते हैं। नहीं तो वो उसने रख दिए थे वापस। सायरा जब थी, ये 2 दफ़ा हुआ है इस एपिसोड में, कपड़ों का गायब होना और कपड़ों का आना। एक दफ़ा रुखसाना के टाइम पे हुआ है, एक दफ़ा जब वो रिश्ता लेने गए होते हैं, पीछे सायरा नहीं तो वो ये दिखा रहे हैं कि उसका दिमाग तो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि लगता सायरा सायरा ने किया का हो। आई डोंट थिंक सायरा इज मुझे इन्वॉल्व्ड, लगता आई डोंट थिंक। मुझे लगता है कि सायरा अगर होती तो फिर वो जब जूस दे रही थी तो तब उसे एक्सप्लेन कर देती। लेकिन उसने मेरे ख्याल में उनकी आंखों का कोई तबादला नज़र हुआ है रुखसाना के और सायरा के बीच। मुझे ये लगता है कि सायरा जो है वो टोटली तौर पे रुखसाना के साथ मिली हुई है। और दूसरी अगर बात करें हम उधर फरीद की, तो फिर आपने जैसे करैक्टराइजेशन की बात की, आपने बात की उसकी रुखसाना की, मैं उसमें फरीद की बात करूंगा कि फरीद को उसने पाला ही इस तरह से है कि वो खाना लगा दूं अम्मी, ये कर दूं अम्मी, मतलब अम्मी का वो चमचा है टोटली, ठीक है, और उसने चुगली भी लगा दी, मतलब उसको उसने पाला इस तरह से है कि ये मेरे जोगा रहे दुनिया में, मेरे अलावा किसी जोगा ना रहे। बेसिकली फैमिली पॉलिटिक्स है ना, फैमिली पॉलिटिक्स है, उसको अपने लिए मोहरे तैयार करने हैं, जो उसने तैयार कर लिया है। जुनैद भी है, हाँ, और जावियार जो है जुनैद वो भी है, क्योंकि उसने कह दिया है कि अगर मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा खानदान जो है वो रुखसाना की बाय द वे टीजर्स में एक जनाजा भी जा रहा है इनके घर से, तो वो वही है। कौन? अनवर कौन? इसका रुखसाना का शोहर जो है जो गायब हुआ है, मेरा ख्याल है। तो अनवर शायद आते ही मर जाए, या पता नहीं, शायद उसका बाहर से उसका जो है वो जनाजा ही आए, तो वो एक चीज़ है। बाकी मैं आपने नहीं एंजॉय किया या आपको नहीं, लेकिन मैंने एंजॉय किया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है वह, मैं तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप लोग शो में डिस्कस करना छोड़ दें, लेकिन मैं वह नहीं मैं तो अभी हुक्ड हूं। तो ऐसे मुझे वहम से थोड़ी सी शिकायतें हैं। वो शिकायतें ये हैं कि अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टराइजेशन और स्टोरी, मुझे इस तरह लगता है कि मैं बड़ी आपा को ही दोबारा देख रहा हूँ। वो घूम फिर के जितना कंट्रोलिंग उनका कैरेक्टर उस तरह से था, वही कैरेक्टर दोबारा से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बाकी अगर स्टोरी में आप ये बात करेंगे कोई स्टोरी आगे बूस्टअप हुई है, वो मुझे लगता है कि नहीं। शुरू दिन से यही चीज़ें देख रहे हैं कि कंजा की शादी होनी है उसके साथ, जावियार के साथ, लेकिन वही 4th एपिसोड तक 5th एपिसोड तक वही चीज़ होती जा रही है। और कंजा और जावियार की केमिस्ट्री है, लेकिन वो एक केमिस्ट्री है, लेकिन वो ऑन स्क्रीन उस तरह से फ्लरिश नहीं करती। नहीं, मतलब वो कैरेक्टर्स वो बिल्ड अप नहीं हो रही। एग्जैक्टली। और बाकी मुझे जहाँ तक लगता है स्टोरी वही है, घिसी पिटी के सास ने बहू का जीना जो है वो हराम करना है। समहाउ मैंने ये स्टोरी देखना इसलिए शुरू की थी कि इसमें सवेरा नदीम है, प्रॉबेबली शी इज कमिंग बैक विद अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, बट इट टर्न्ड आउट द सेम सब्जेक्ट विद अ वेरी डिफरेंट ट्रीटमेंट। तो एक ट्रीटमेंट डिफरेंट को आप कितनी दफ़ा एंजॉय कर लेंगे। बाकी मुझे इस तरह लगता है कि शायद ड्रामा अभी तक बहुत स्लो पेस्ड है, क्योंकि इस शादी से आगे बढ़ना चाहिए उसे। शादी से आगे बढ़ेगा तो कुछ खेल कर आएगा ना, नजर हो रही है ना। हाँ, अगली एपिसोड में हो रही है शादी, ताकि पता लगे कि बाकी कैरेक्टर्स का क्या जर्नी है, उन्होंने किस तरह से लेकर चलना है। अभी तक 2 ही घर नजर आ रहे हैं, एक बाबर का घर और एक सवेरा नदीम का घर। तो समहाउ मुझे ड्रामे से थोड़ी बहुत शिकायतें हैं। 100% एग्री विद योर शिकायत, लेकिन द थिंग इज कि जो चीज डिफरेंट इस दफा हुई है ना, वो कैरेक्टराइजेशन है। हाँ, लेकिन एक कैरेक्टराइजेशन का आप वेट नहीं ना करते, आप आवाम स्टोरी के का करते लिए हैं। वो डायरेक्ट पिकअप करना इट्स डिफिकल्ट, लेकिन जो तुम बातें कर रहे हो स्टोरी एक्टिंग की, मतलब इट्स एवरेज। यस, इट्स एवरेज। यस इट्स एवरेज। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, व्हिच इज मेरे हमसफर।
तो अब हम लोग चलते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा फॉर वेरी अनसर्टेन रीजंस ट्रेंडिंग पे रहता है और मोन इस ड्रामे के अंदर कोई इतना खास पार्टिसिपेट नहीं करता। आज देखा है। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर की। तो मेरे हमसफर के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। आ जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा चलें, हम सबसे पहले चलते हैं मोन के पास। बताइए जी। मैंने तो पागलों की लिस्ट बना ली है, इस ड्रामे में सारे पागल हैं। हाँ, इस ड्रामे में हाला पहले पागल थी, मैं डिस्कस करता था कि हाला का पता नहीं है हाला क्या करती है। इस एपिसोड में नोट किया इस ड्रामे के सारे लोग पागल हैं। शाहजहान पागल है। शाहजहान किस तरह की हरकतें कर रही है, तुम्हारी सास मरने वाली है, तुम फिर भी साजिशें नहीं छोड़ रही हो, कहती हो कि मैं तो तमाशा देखूंगी, मैं अब ये करूंगी, मैं अब वो करूंगी। रूमी वैसे बेचारी साइको हुई है वो उस लड़के के पीछे पड़ के। खुरम पागल है। वो लड़का पता है कौन है? कौन सा? दाम में उनका भाई होता है। मैंने देखा नहीं है। अच्छा चलो, दाम में उनका भाई होता है वो लड़का। हाँ। तो ना नहीं, मुझे सारे पागल इकट्ठे करके तो एक ड्रामा बना दिया मेरे हमसफर, जो कि हमेशा ट्रेंडिंग पे जाता है। पता नहीं किस वजह से, मुझे नहीं समझ आती है। दादी मर गई, दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ दादी के मरने का। वो सीन भी बड़ा इमोशनल था, लेकिन उसमें हाला मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई। प्लीज वो ऐड कीजिएगा जो हाला ने हरकत की। दादी 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 उठ जाए दादी। कुछ नहीं हुआ दादी दादी। तो आगे एंजेलिन का मुझे बड़ा इंतजार था, लेकिन एंजेलिन नहीं आई। एहसन, अब देखें क्या दोबारा में ठंडे नहीं हुए उसको देख देख के। ना बस रही है। तो हाँ, पागलों का खानदान है, पागल ड्रामा है, पागल सब कुछ है, खत्म। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं असलान के पास। ओके, आई लाइक मेरे हमसफर दिस वीक। एक्टिंग वाइज अगर हम बात करें, मुझे बहुत इमोशनल लगा वो सीन जो समीरा अहमद और जो कन्वर्सेशन थी नफीस के बीच। हाँ, नफीस है ना उसके फादर का नाम हाला का। और जिससे उन्होंने कहा कि तुम हो कसूरवार इस सब चीज़ों के, हाला नहीं है। जिससे तुम अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उसको छोड़ के चले गए और तुमने देखा नहीं। वो कहती है, वो बड़ा प्यारा सीन था जहाँ कहते हैं कि अपने माँ बाप ही बच्चों को सही पाल सकते हैं और कोई बेटियों के बाप को, अपनी बेटी को किसी पे भरोसा ना, मेरे पे भी नहीं। वो वाली चीज बहुत खूबसूरत थी। इनफैक्ट जब वो एंड पे वो जो मर जाती हैं और जो सब आते हैं, उन सब ने जो इमोशनली वो किया, वो बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे कुछ लोग गायब भी थे। कुछ लोग गायब थे। वो मेरा सवाल है कि वेयर इज हमजा एंड वेयर इज रूमी। और इसके अलावा जब से वो आया है उसका फादर हाला का, तो हमजा नहीं है तब से, मंजरे आम से गायब है। हालांकि उनको फिलर्स में आपने हमजा दिखा दिया है, लेकिन उधर नहीं डाला। इसके अलावा वो जो एक हमजा उसकी कन्वर्सेशन होती है हमजा की और हाला की, जब वो दादी कहती है उसे बुला रही है, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। जहाँ पे उसने कहा कि उसको बेसिकली उसने शिकायत की और जिस पे वापस आके उसने कहा कि उसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, वो भी बहुत खूबसूरत था। और सबसे ज़्यादा इमोशन मेरे सीन था जब वो कहते हैं कि मेरा बेटा आएगा और वो जो सर पकड़ती हैं। वो सिंस इस प्रूव के दादी भी पागल थी। नहीं, दादी इज नॉट पागल, बट पता नहीं, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट फीलिंग? मे बी। सो दैट वाज वेरी नेचुरल, वेरी रिलेटिव एंड वेरी। आप क्यों रोने लग गए हैं? नहीं, मैं नहीं रो रहा। अच्छा, नहीं, टॉकिंग अबाउट द फीलिंग, वो बहुत नेचुरल थी। वो बहुत नेचुरल थी, क्योंकि ऐसा होता है कि आपका दिमाग पटने वाला हो जाता है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? या, नाउ आई अंडरस्टैंड। उस पर्सपेक्टिव से यस, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। और वो जब वो कहती है कि जाओ दरवाजा खोलो, मेरा बेटा आ गया, इट वाज फिल्मी। हाँ, इट वाज कभी खुशी कभी गम, इंटरेस्टिंग और लाइकेबल। आई लाइक मेरे हमसफर इस वीक। उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। आपको पता है कितनी एपिसोड थी? जी, 29वीं। गुड। ऑलराइट, खत्म कब होना है? अभी तो मेरा ख्याल है भी रहता है, अभी ड्रामा रहता है बहुत। मुझे मेरे हमसफर जो है वो बहुत पसंद आया इस वीक का। नहीं, इनफैक्ट सॉरी, मैं आपका बात कर रहा हूँ। कमिंग अप नेक्स्ट में इट्स मोर लाइक हमसफर वाली एपिसोड। वो भी किचन में था, ये भी किचन में करने वाले। यार खुरम क्यों गुस्सा रहता है इनके घर, मुझे समझ नहीं आती। खुरम हर टाइम किचन में, और हाला को पता है कि मेरा बंदा इतना मेरे पे शक कर रहा है, उसको पता है सारा कुछ, फिर खुरम को किचन में घुसा के बैठी है, बातें कर रही है। आई स्टिल फील फॉर खुरम। मतलब अगर मैं पर्सनली अपनी ओपिनियन दूं, देखो अब उसने अपने गुनाहों का वो कर लिया है, कफारा कर लिया, उसने माफी मांग ली, वो शर्मिंदा है। बट द थिंग इज, उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो ठीक नहीं है। उसे कहा कि मुझे समीन की मोहब्बत के थ्रू जो चीजें, उसे बोला ना वापस लेनी है, तो वो है। तो सोचिए, आपकी बहुत सारी बातें काट ली हैं। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं यही होता है यहाँ पे, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। इट्स ओके जी हसन। मुझे मेरे हमसफर जो है वो बहुत अच्छा लगा फॉर द रीज़न के ड्रामे को बड़े अच्छे से कंपाइल किया है और इस स्टेज तक लेकर आए हैं। हम एक टाइम से वेट कर रहे थे कि नफीस ने आना है, ठीक है, अपनी मदर की लास्ट मोमेंट्स के लिए वो आया। तो वो जो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन दीज थ्री,
वो बहुत अच्छी थी, जेन्युइन थी और बहुत उससे एंगेजिंग लगा सारा कुछ। और जहाँ तक समीना अहमद की बात करें, आई थिंक कुडोज टू हर कि अपना एक इतनी एफर्टलेसली इतना अच्छा कैरेक्टर पुल ऑफ कर जाना कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो कि बाकी कैरेक्टर्स भी स्क्रीन में हों लेकिन फिर भी आपकी नज़र बार बार उसी पे टिके। आई थिंक ये मेरे हमसफ़र का वो वाहिद एपिसोड था और इस वीक का पूरा वो वाहिद ड्रामा था जब मैंने टाइमलाइन को बिल्कुल नोट नहीं किया कि 40 या 30 मिनट्स में कितना वक्त रह गया है ड्रामे को, कब ब्रेक आएगी या कब नहीं। इट वॉज़ वेरी नाइस टू सी। और बाकी जो फरहान के बीच और हाला के बीच जो कॉन्वर्सेशन है दैट वाज अमेजिंग कि मैं अब लाइफ टाइम इसको करना है। और वहाँ पे भी पता लगता है कि फरहान की अपब्रिंगिंग कितनी अच्छे से हुई, बाहर उसकी थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ूंगा नहीं, जैसे भी है, पानी गंदा हो साफ़ हो फिर भी आग बुझाने के काम लाजमी आता है। तो मुझे इस तरह लगता है वो अपने पार्टनर को लेके बड़ा कंसिस्टेंट है कि आई विल स्टिक टू हर, चाहे जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो। तो आई थिंक दैट आई लव्ड अबाउट मेरे हमसफ़र। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, फ्लो, आई लाइक द फ्लो, जिस तरह चल रहा है। बीच में एक दो फिलर्स थे, म्यूजिक कट आता है लेकिन फ्लो बहुत मजे का। हाँ, लेकिन अच्छा गया, ऑलमोस्ट वेरी अच्छा। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा की तरफ विच इज फ्रॉड। लास्ट ड्रामा फ्रॉड के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अरसलान के पास। जी आई डोंट लाइक फ्रॉड। यू डू नॉट लाइक द इट? लीस्ट फेवरेट इस पूरे वीक फॉर में। अगर मैं आपसे कहूँ 2-3 रीजंस में इसको एलैबोरेट करो। ये स्टक है। और जो निसार साहब फिर वो घटिया हरकत कर रहे हैं अपनी बेटी की शादी वाली। निसार साहब को जिंदगी में और कोई काम नहीं है, बस पहले एपिसोड में उन्होंने ऑफिस जाना था और चीजें दिखानी थी। क्या उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं चल रहा? एक तो चलो ठीक है, एग्रीड वो बीमार है, लेने 2.5 किलो 3 किलो तो एग्रीड वो बीमार है, लेकिन आप जरा छोड़ देना थोड़ी देर, माया को थोड़ा एक ठंडी हवा भी अब लेने दें। वो डे बाय डे टॉक्सिक होती जा रही है। जिस तरह से कहा कि उसको मर्दों से चिढ़ है, अगर इस तरह की हरकतें करते रहोगे तो वो तो जनूनी हो जाएगी। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये एक गंदा एक कह लीजिए कि तरीका है ये चीज़ सेट करने का कि वालिदैन जो है वो बार बार अपनी ख्वाहिशात इम्पोज करें बच्चों के ऊपर, तो वो तो इवेंचुअली बाग ही हो जाएगी। ठीक है, जो निसार साहब हरकतें कर रहे हैं ये तो बैड पेरेंटिंग है, बट आई फील इसके अलावा जो उन्होंने अपनी बहन के साथ किया, मुझे ऐसा लगता है कि बहन का कसूर नहीं है। जिस तरह उन्होंने वो अलग बात है कि जब कहते हैं ना कि जब अजाब आता है तो पूरी कौम पे आता है, बट ये गलत है कि उन्होंने जिस अपनी बहन के साथ ट्रीटमेंट की, क्योंकि उनके नज़दीक आपके बेटे वो जो बहन है, बहन के लिए आप सब कुछ हो। निसार आप सब कुछ अपनी बहन के लिए, उसने तो इनफैक्ट अपने बेटे से बात करना ख़त्म कर दी है और आप उसको इस तरह से अकेला छोड़ रहे हो, तो इट मीन्स के निसार साहब इज़ नॉट अ नॉर्मल गाय, ही इज़ साइको। ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा अपने क्या कहेंगे, ईगोइस्टिक है। ठीक है, उनको सिर्फ अपने डिसीजंस लेने हैं और अपने डिसीजंस को जो है जो मर्दों की बड़ी आपा है निसार साहब बेसिकली। हाँ ठीक है, यू कैन से दैट ना। उनको अपनी बीवी की किसी सजेशन पे उन्होंने अमल किया है ना, बेटियों के किसी सजेशन पे अमल किया है। सो निसार साहब इज अ फ्लॉड करेक्टर। इसके अलावा जो चीजें उधर चल रही हैं, मुझे अभी से दुख होने लग गया है उस लड़की के साथ जिनके साथ फ्रॉड होने वाला है, क्योंकि आई फील लाइक माया केस में माया ने स्टैंड नहीं लिया था अपने लव के लिए। मुझे माया से कोई वो नहीं थी, सिंपैथी नहीं थी। अगर फ्रॉड हो रहा था तो बड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अभी से सिंपैथी हो रही है, क्योंकि वो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा बेचारी है, मतलब बेचारगी की हद है। तो दैट्स इट। ऑलराइट, मून आप बताइए। मैं तो लानते भेजना चाहूंगा निसार साहब पे। विग की बातें करनी है आपने? विग की बात मैं डालूंगा इस दफा, लाजमी डालूंगा। इस दफा 2-3 सीन में मुझे विग नजर आई है और वो बहुत बड़ी ऐसे करके ना, ऐसे करके छज्जा बना हुआ है। वो इचरे की विग है 150-200 वाली, उससे ज्यादा नहीं है। वो पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन नहीं होनी चाहिए। निसार साहब आप खुदा के लिए अब इंसान के बच्चे बन जाते, मुझे उम्मीद थी। माइला भी तुम्हारी बेटी है भाई, माइला का रिश्ता लेके आए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना अच्छा रिश्ता आ गया, इतने अच्छे लोग हैं, सारा कुछ है। मैं तो सोच रहा था कि आप माया के लिए रिश्ता लेके आएंगे। क्यों भाई, तुम्हें उन्होंने कौन सा ऐसे वो दिए थे, कौन से उन्होंने तुम्हें उम्मीदें दिलाई थी कि हम। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप के ख्याल तुम माया का रख रहे हो, वेट अ सेकंड, अगर आप ख्याल रख भी रहे हो माया का, और अगर उन्होंने माइला का रिश्ता मांग भी लिया है, तो उसपे इतना करने, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या वो आपकी बेटी नहीं है? तो उसपे इतने रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। सो ये एक अच्छा टाइम मिल जाता है कि चलो माइला की तो जिंदगी सवर जाती ना, तो फिर आपके पास ये ऐसा इस तरह तो आप पूरी दुनिया से मुंह फेर लोगे। ऊपर से कौन सा बाप ऐसा है जो एक गैर लड़के से कहता है कि मुझे तो लगता है तुम मेरी इस बेटी में नहीं, इस बेटी में इंटरेस्टेड हो। तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा।
निसार got साहब की एक्स्ट्रा बोल्डनेस लगी मुझे कि निसार साहब कुछ ज़्यादा ही आउटस्पोकन हो रहे हैं। कोई भी बाप मेरे ख्याल में इस तरह की बात नहीं करता। वो ये कह सकता था कि हम आपको सोच के बताएंगे, अभी हमारी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ, बड़ी का होगा, फिर हम छोटी की तरफ। मुझे तो लगता था आप माया की तरफ इंटरेस्टेड है, नहीं है सब मेरे ख्याल में कोई बाप नहीं करता है। Repetition ना करो, आगे चलो। ऊपर से मुझे माइला जो है वो बहुत बुरी लगी है। चलो माइला बहुत बुरी लगी है, ठीक है। अब मामा बाबा तो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। क्यों उम्मीद लगा के बैठे हुए थे मामा बाबा का दिमाग खराब है। 2-2.5 वो क्या कहते हैं, जुमा 8 दिन ही हुए उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी में आए हुए थे, तुम लोग उम्मीद लगा के बैठ गए हो कि वो माया को लेके जाएंगी, अपने घर पिया के देश सुधार जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा तो नहीं, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, डिसअपॉइंटेड। इनफैक्ट एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, डे बाय डे मेरी तो कोई कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो रहा। वो जो उसका करेक्टर है मिकाल का, वो एम ही डाल देते हैं मुझे। अच्छा इनफैक्ट एक मैं आपको अपनी फनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, मैंने जब इसका कमिंग अप नेक्स्ट देखा तो उसमें मुझे नजर आई अस्मा अब्बास। फॉर अ सेकंड आई थॉट ये इस ड्रामे में क्या कर रही है, फिर मुझे याद आया आई एम सॉरी इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। द थिंग इज कि डे बाय डे वो मिकाल के प्लॉट से आपका कनेक्शन जीरो होता जा रहा है। सो यस, तो मेरी तरफ से डन। ऑलराइट, मुझे इस तरह लगता है, मैं जल्दी जल्दी रैप अप करूंगा, मुझे इस तरह लगता है फ्रॉड का नाम फ्रॉड नहीं शादी होना चाहिए था। क्योंकि माइला की शादी, माया की शादी, मिकाल की शादी, उस एहसन खान की शादी, गांव में शादी, एवरी तलाल की शादी, एवरीवेयर व्हाट इज हैपनिंग इज शादी। इस ड्रामे में फ्रॉड मुझे इस तरह लगता है बस वो पहली एपिसोड वो जो था पहली 4-5 एपिसोड वहीं तक था। उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है शादी हो रही है, माया की शादी करा दो तलाल के साथ, माइला की शादी करा दो तलाल के साथ, एहसन की शादी करा दो गाय की लड़की के साथ, मिकाल की शादी करा दो, मिकाल की जो बीवी गई है उसकी आगे शादी, उसकी भी शादी हो गई। तो एक और शादी रह रही है, वो मिकाल की बहन की शादी, मिकाल की बहन की शादी, एंड दैट वो जो फुप्पो का बेटा है उसकी भी शादी, नाइल। एवरीवेयर इट इज शादी, टॉकिंग अबाउट शादी। ठीक है, कोई भी आप एपिसोड उठा लें, कहीं से भी कैनवस को ऑन कर लें, बात हो रही है आज आके शादी की बात हो रही है। तो मुझे इस तरह लगता है शायद उस हिसाब से मैंने इस ड्रामे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर दिया है। लेकिन अगेन वेरी मच होपिंग फॉर सबा टू कम बैक बिकॉज शी इज अ लाइनस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब उनको स्क्रीन प्रेजेंस पे आने का मौका मिलेगा तो वो शी विल शो हरसेल्फ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉड एंड ऑल द ड्रामास दिस वीक। मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि हाँ, फीडबैक की तरफ अभी चलते हैं। उम्मीद है कि आपको अब तक की जितनी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं वो पसंद आई होंगी। कहीं ना कहीं थोड़ी एलेबोरेटिव हो जाती हैं, थोड़ी लेंथी हो जाती हैं। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि जी इसको थोड़ा शॉर्ट किया, लेकिन उसमें होता ही है कि जब 3 डिफरेंट लोग होते हैं तो तीनों के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है एक बात, इसलिए। लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है कमेंट्स का, सो लेट्स टेक द कमेंट्स। टोटल आर्मी लाइव कहती है सच अ एनर्जेटिक एपिसोड, स्टार्ट में तो बहुत हंसा आया। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं मैं भी कुछ रिव्यू दे दूं। फ्रॉड ड्रामे में माया के एक दिन पहले बारात वापस गई है, बट पुलिस वाले से उसकी कन्वर्सेशन और स्माइल ऐसे थी जैसे उसको अगेन कोई हमसफर मिल गया है। कोई सीन नहीं था इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाने का। मुझे लगा इसलिए बहन के साथ कोई रिलेशन बन सकता है, बट उसने चेक दिया, वो भी स्माइल के साथ ले लिया, अजीब है ना, ऐसे ठीक है। इसके अलावा कहते हैं हमसफर की बस ये स्टोरी है, बेचारी हाला बस ये स्टोरी है, एंड में सब अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा कहते हैं डोंट से कि आज शो नहीं करना था, प्लीज कभी ऐसा नहीं करना। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। के जाहिद कहते हैं एसन स्पीक सो लेस, ही शुड आल्सो वॉच ऑल ड्रामास। चौराहा देखो, स्पीक लेस इसलिए क्योंकि लेस स्क्रीन टाइम। हाँ, मुझे ना पीछे से कहा जाता है मैं 1 मिनट बोलूं तो वहां पे वो उस तरह से हो जाता है। प्लस ये कि हम ये चाहते हैं कि पॉइंट्स की रेपिटेशन ना हो, तो जो बात अरसलान कर चुके हैं या मून कर चुके हैं, तो हमारी खातिर खा कोशिश यही होती है कि उस पॉइंट को ना किया जाए। तो अक्सर हम ये कह जाते हैं कि वो बात डिस्कस हो गई है तो अब हम आगे चलते हैं। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली मेरा लेस टाइम है, और होता इसलिए भी है क्योंकि जब मेरी होस्टिंग हो तो मुझे पॉइंट्स इन दोनों से लेने हैं, तो फिर मेरा वो बनता नहीं उतना। हम आदिली कहते हैं फसी बारी खान में अब दमखम नहीं रहा, शायद कबाड़ खाना चैनल पर भी अजीब चीजें आ रही होती हैं। आई डिसएग्री थोड़ा सा। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आई रियली लव चिंटू की मम्मी सीजन 1 and 2 वाज वेरी गुड। इनफैक्ट गुलजार एंड दफा हो जाओ तुम, और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा एमएस के कहते हैं हु सेड शाज़ेब इज अ गुड गाय, अरसलान, ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट कैरेक्टर, द ओनली good character in the show is Bakhtiar and Shamir, but that could change in the upcoming episodes. Constructive criticism, the funny tone used for the feedback segment just ruined the whole vibe. मैं कह रहा था अरसलान, मैंने उसी टाइम तुम्हें शो के दौरान टोका था कि इस तरह ना करो, तुमने कहा नहीं मैंने तो करना है। मैंने कहा फिर करो। अच्छा, माफ कर दो ना एमएस के, क्या थोड़ी सी माफी भी नहीं अलाओ? ओके, क्रिएटिव लिबर्टी हमें नहीं मिल सकती? जी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, सलमान जहीर कहते हैं
पार्टनर के पास बैगेज हर्ट करता है जब पार्टनर ने पास छुपाया हो। हालांकि केस में समवट ऐसा ही हुआ है, चाहे हाला मजबूर थी, बेकसूर थी, नादानी में घरों के साथ थी, लेकिन शी हैड अ पास। हाला सिर्फ गुन्नी और मीसनी है, मासूम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया और हस्बैंड ने सोचा भी नहीं कि हाला का ऐसा कुछ पास हो सकता है, क्योंकि हाला उसकी नज़र में बहुत मासूम लाचार है। जी। अब जब उसको हाला के पास पता चला तो उसका हर्ट होना जेन्युइन है। बिल्कुल है, नो डाउट। आप क्या कहेंगे एहसन? I strongly एग्री। I partially agree, partially disagree. पार्टनर का पास्ट अगर आपको पता भी हो तब भी it haunts, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उस फ्रेम में अपने पार्टनर को। बट जहाँ तक आप सिर्फ बात करें मेरे हमसफ़र की, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शाहजेब का जो गिला है वो जायज़ है। जायज़ है, हाँ। अगर हाला पहले से पास बता देती तो उसके हस्बैंड के पास राइट होता कि वो हाला को उसके पास बैगेज के साथ एक्सेप्ट करता है या नहीं, और अगर एक्सेप्ट करता देन उसको हाला के पास बैगेज से कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं एहसन व्हाट इज दिस बेव एंड ऑन दैट वोन्स मेरे हमसफ़र सॉन्ग, उनको वो अच्छा लगा शायद। अच्छा, एनके गेमिंग कहते हैं ग्रेट वर्क, वेल डन ब्रो। इसके बाद सलमान सरी कहते हैं लिटरली एंजॉय द इनिशियल कन्वर्सेशन, छोटी छोटी बोटियां गुनाह झरना। छोटी छोटी बोटियां आपकी वो जो फ्रिज में ज़ाया हुई हैं। सलमान सरी कहते हैं गेट वेल सून मून, विश यू स्पीडी रिकवरी। Thank you हो गया वो ठीक। सलमान सरी कहते हैं अमेजिंग एपिसोड एज ऑलवेज। Thank you so एक much. कमेंट काट दिया है वो, ओके। उम्मीद है आपको टीवी लॉन्च का ये एपिसोड पसंद आया हो। हम जाते जाते इनसे लास्ट कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम। सबसे पहले मून की तरफ चलते हैं। वेरी अनलाइकली। वेरी अनलाइकली, मैं हमेशा वही बात करूंगा जो मैं हमेशा करता हूँ कि इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, लाइक का बटन लाजमी दबाना है, ठीक है? और इफ यू डिसलाइक द वीडियो, डोंट डिसलाइक द वीडियो। ये मून के वर्ड्स ऑफ विजडम है। हाँ, आई एम टेलिंग यू, If you like the video, like the video. Like the If you dislike the video, don't Don't dislike the dislike video. the video. बिकॉज वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप जो है वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारे अच्छे काम को क्रिटिसाइज करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आता रहता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। Okay, बस that's it. That's it. सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ड्रामों के व्यूज के बारे में आपको क्या लगता है वो भी जरूर बताएं। ऑलराइट अरसलान। बस यही है कि खुश रहें, खुश रहने दें, सैडनेस को निकालें, दिमाग से निकल सकती है, लेकिन सैडनेस इज नेचुरल, वो भी इंजॉय करें, लेकिन उसको हावी ना होने दें। जब आप हावी कर देते हैं और फिर वो बहुत सारे गलत डिसीजंस होते हैं। सो दैट्स इट। ऑलराइट, आई होप कि आपको इस वीक का टीवी लॉन्च का एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको चैनल को पसंद कर रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज़ द राइट टाइम। एक रेड बटन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए क्या चीज़ शो में एक्सक्लूड होनी चाहिए या इंक्लूड होनी चाहिए, और बाकी इसी तरह अपना प्यार जो है उसे बस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे, अरसलान और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।